इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। देखिए विद्यार्थी, आप लोग को पीछे वाले वीडियो में होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन एक दो बच्चे जिसको नहीं के बराबर कहते हैं, एक दो बच्चे क्वेश्चन का हल अपने भाषा में भेजा है। मैं ऐसे विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सराहनीय करते हैं। उनके और उनके गार्जियनों पर बहुत मैं विश्वास करता हूं। इसमें गार्जियन की भूमिका अहम है, क्योंकि बहुत ऐसे गार्जियन भी हैं जो इस वीडियो को देखते हैं और देख करके अपने बच्चों को बोलते हैं, बताते भी हैं। तो बहुत कम बच्चे, मतलब 10% बच्चा मात्र इस दिया गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजा है। आइए, जो दिए सो भी वाह वाह, जो ना दिए सो भी वाह वाह, लेकिन मैं उन बच्चों को बेहद विश्वास करता हूं जिन्होंने मेरी बातों को समझा और उन प्रश्नों का अपने शब्दों में जितनी जानकारी हुआ उतना अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए उसका जवाब भेजा। इसका मतलब दो बात होती है। बात नंबर पहला कि वह बच्चा बताए गए वीडियो में समझ रहा है, बातों को, पढ़ाई को समझ रहा है। ये पहला बात हुआ कि जो समझेगा वही तो उसका जवाब भेजेगा। दूसरा बात यह हुआ कि सभी बच्चे वीडियो को न तो पूरा देखते हैं और न तो सभी वीडियो देखते हैं। हमें जितना भी वीडियो प्रतिदिन क्लास 10th को 2 वीडियो दिया जाता है। मैथ साइंस को शाम में लोड किया जाता है, मैथ को सुबह में लोड किया जाता है और क्लास 9th को 1 वीडियो दिया जाता है। तो 10th क्लास के बच्चे मैथ में भी यही शिकायत है कि आप सॉल्यूशन नहीं करते हो। कुछ बच्चे तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन को बार बार भेजते रहते हैं, देख लेता है थोड़ा अलग है भेज देता है, पर ये नहीं देखता कि पीछे वाले वीडियो में बताया गया है कि नहीं। तो पीछे वाले वीडियो को जरूर देखिए। समय कम है, फिर हम आगे आपके प्रश्नों को, बताए गए प्रश्न जो बता चुके हैं उसका जवाब भेजता हूँ। आप देखिए, गौर से सुनिए। पहला क्वेश्चन आपको दिए थे, आंत में भिलाई का क्या कार्य है। आंत के बारे में आप लोग को पढ़ाए हैं, बड़ी आंत और छोटी आंत। उन आंतों में भिलाई एक आंत के अंतर्गत जठर ग्रंथियों के बीच मध्य में स्थित रहता है, जिसके द्वारा भोजन को पचाने वाला पाचक एंजाइम, इसी को आंत रस कहते हो, पाचक एंजाइम उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। यानी यदि अति लघुत्तरीय में जब आप क्वेश्चन पूछे कि आंत में भिलाई का क्या कार्य है, तो आपका अति लघुत्तरीय का जवाब होगा भोजन को पचाना। लेकिन ये इसी क्वेश्चन को लघुत्तरीय में समझा जाए कि आंत में भिलाई का क्या काम है, तो भिलाई कहाँ स्थित है, उससे क्या उत्पन्न होता है, उसका कार्य क्या है, उन सब को लिख देंगे। तो ये हो गया लघु उत्तरीय का जवाब। तो क्वेश्चन आपको एक ही है, आंत में भिलाई का क्या कार्य, तो छोटा सा जवाब हुआ भोजन का पचाना। और इसी क्वेश्चन को आंत में भिलाई का क्या कार्य है लघुत्तरीय में लिखना है। तो आंत में भिलाई कहाँ स्थित होता है उसके बारे में बताना है, भिलाई दिखावट में कैसा होता है उसके बारे में लिखना है, भिलाई से क्या उत्पन्न होता है उसके बारे में लिखना है, उत्पन्न पदार्थों का क्या काम है उसके बारे में लिखना है। तो बात वही हुआ, जाकर के वहीं पहुंचा कि उसका कार्य क्या होगा। तो क्वेश्चन को आपके प्रश्न को आधार पर उत्तर देना है कि लघुत्तरीय में क्वेश्चन है कि अति लघुत्तरीय में है और है इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन बता दिया गया कि आंत में भिलाई का क्या कार्य है। तो जवाब भी इसका बताए कि अति लघुत्तरीय में देंगे।
तो आंत में भिलाई का कार्य भोजन का पचाना। अब इसी को हम बोर्ड पर लघुत्तरीय के रूप में सजा करके लिखते हैं। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने क्वेश्चन आंत में भिलाई का क्या कार्य है, अति लघुत्तरीय में जवाब देंगे तो सीधे बोलना है भोजन को पचाने का काम करता है। यदि इसी क्वेश्चन को लघुत्तरीय में देना है तो जवाब देखिए, आंत के निचले भाग की भीतरी दीवार में आंत के अंदर की ओर अंगुलीनुमा उभरा हुआ रहता है, तौली की तरह संरचना होती है, जिसको उस अंगुलीनुमा रचना जो होती है उसी को भिलाई कहा जाता है। कहीं पर बिलाई लिखल रहेगा, कहीं पर भिलाई लिखल रहेगा, पाई जाती है। और उसी के बीच जठर ग्रंथि अवस्थित होता है। उस जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये मनुष्य के शरीर में कम होता है। और आप जानते होंगे कि कुत्ते के शरीर में यह अम्ल अधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण वो हड्डी को चबाकर पचा जाता है। जब केमिस्ट्री में अम्ल क्षार लवण पढ़ाया जाएगा विद्यार्थी, तो वहाँ एक क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य और कुत्ता, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य और कुत्ता, मनुष्य भी जो मांस खा रहा है वही मांस यदि कुत्ते को दे दो तो वो भी खा जाता है, क्योंकि दोनों तो सर्वाहारी वर्ग में, आपको पीछे के वीडियो में बताया गया। लेकिन मनुष्य उस मांस को नहीं पचाता है, जबकि कुत्ता, मांस तो दूर की बात है, हड्डियों को चबाकर पचा जाता है, क्योंकि यह अम्ल उसके शरीर में इसकी मात्रा, इस अम्ल की मात्रा अधिक होती है और हमारे शरीर में इसकी मात्रा कम होती है, इसलिए वो हड्डी को भी चबाकर पचा जाता है। मैंने यहाँ जवाब बता दिए, वहां भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक अम्ल कौन हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा पेप्सिन। ये दोनों पाचक एंजाइम है, भोजन को पचाने का काम करता है। प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम की उत्पत्ति होती है, यानी प्रोटीन को पचाता है वह मनुष्य जो अनाज का सेवन करता है सो। लेकिन जो नवजात शिशु है, बच्चा है, वो तो चावल रोटी दूध भात तो खाए, केवल उसको दूध चाहिए, दूध भात नहीं, दूध दूध, चाहे वो माँ का दूध हो या गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो या बकरी का दूध हो या ऊंट का दूध हो। अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न प्रकार के दूधों का सेवन किया जाता है। तो विद्यार्थी, उस दूध को पचाने के लिए बच्चा जो दूध का सेवन करता है और दूध में उपस्थित प्रोटीन है, उस प्रोटीन को पेप्सिन से नहीं पचेगा, रेनिन से पचेगा। देखिए आज का शिशु के जठर ग्रंथि में दूध को, प्रोटीन को थक्का बनाने के लिए रेनिन नामक एंजाइम होता है। अक्सर आप बच्चे को देखते होंगे कि दूध पीता, वोमिटिंग करता तो तुरंत दूध से दही बन जाता है। लोग कहते हैं दही भी दे दिए, लेकिन वो दही को थक्का दूध से दही बनना यानी जमने की क्रिया यही प्रोटीन, यही एंजाइम करता है उसके प्रोटीन को जमाने के लिए। तो ये आपने लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय दोनों का जवाब देखा। अब आगे का क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी, आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं। कल आप लोग को क्वेश्चन बोले थे पर जवाब बहुत कम दिया, मैं बहुत दुख हूं। और ये खुशी तब होगा जब आगे क्वेश्चन देंगे और आप बनाएंगे तब, नहीं तो ये मेरी वाणी बकवास वाणी में हो जाएगा। देखिए, पोषण जीवधारियों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, किसी भी जीव के लिए पोषण क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। यदि पोषण की जगह पर भोजन कह दे कि जीवधारियों के लिए भोजन क्यों जरूरी है, तो आप इतना जरूर जवाब देंगे।
आपको एक सेंटेंस मैं थ्योरी में बताए थे, खाते हैं कमाने के लिए और कमाते हैं खाने के लिए। कहने का मतलब भोजन हम लोग इसलिए करते हैं काम करने के लिए। अब काम शब्द का बात, काम करने की बात आई तो बहुत ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे काम है जो हम नहीं भी करते हैं शरीर के द्वारा, तो पर भी शरीर के अंदर होता रहता है। मैं अभी पढ़ाने का काम कर रहा हूं, वर्कर लेबर जो होता है बोझा ढोने का काम कर रहा है, रिक्शा चालक रिक्शा खींचने का काम कर रहा है। आप बहुत ऐसे उदाहरणों से अवगत होंगे। विद्यार्थी वो सभी क्रिया है, कार्य है, लेकिन ये सब बाहरी दिख रहा है। हमारे शरीर के अंदर श्वसन की क्रिया, परिवहन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, रक्त का बहना, दौड़ना, हृदय के धड़कनों को धड़कना, रक्त का प्रवाह होना, ये सभी क्रिया तो आप शरीर के अंदर जो है हो रहा हो तो देख तो नहीं रहे। उन सभी क्रियाओं में ऊर्जा की खर्च होती है और यह ऊर्जा हमें पोषण से मिलती है। अर्थात इसका जवाब आपको मिल चुका है कि पोषण जीवधारियों के लिए क्यों अनिवार्य है। तो पोषण की परिभाषा भी एक लाइन में लिखा गया था, शरीर के वृद्धि और विकास तथा विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो भोजन से मिलता है, जो भोजन से मिलता है। अब यही बात को हम लोग यहां पर लिख देंगे तो इसका जवाब हो जाएगा कि शरीर के वृद्धि के लिए, विकास के लिए, शरीर से बाहरी क्रियाओं को करने के लिए, शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं को संतुलन बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलता है, पोषण से मिलता है। इसलिए जीवधारियों को जीवित, वृद्धि, विकास और विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। समझ में ये बात को? इस बात को हम बोर्ड पर लिखते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, आपके सामने क्वेश्चन का आंसर लिख दिया गया है। जीवधारियों के वृद्धि, विकास तथा शरीर से विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो पोषण यानी भोजन से मिलता है। यानी इसके बिना हमारे शरीर में कुपोषण हो जाएगा, एक प्रकार का रोग है जिसके कारण आपका शरीर दुर्बल, कमजोर हो जाएगा और एक समय उसका व्यवहार समाप्त हो जाएगा जिंदगी का। याद रहे, इसलिए 2 रोटी से पूरा कोठी खाली हो जाए फिर भी खाते रहिए। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, प्रकाश संश्लेषण के 2 लाभ बताएं। आपका जवाब प्रकाश संश्लेषण में बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। उस ऑक्सीजन से जीवधारियों के लिए प्राण वायु गैस की उत्पत्ति होती है। ऑक्सीजन जिसे प्राण वायु गैस कहा जाता है, ये पहला लाभ। दूसरा लाभ, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है उस ऑक्सीजन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता। यदि क्वेश्चन में तीसरा भी पूछता तो तीसरा भी जवाब था। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में H2O उत्पन्न होता है, वाष्प, जल वाष्प। इससे वायुमंडलीय ताप का नियंत्रण होता है। तो यह ये लाभ पूछ रहा है, दोनों में कोई भी लिख सकते हैं। आइए जवाब देखिए विद्यार्थी, आपके बीच प्रश्न का जवाब लिख दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पन्न ऑक्सीजन है वायु है और इस वायु को प्राणवायु गैस के रूप में हम इसे उपयोग करते हैं जिससे हम जीवित रहते हैं।
है ना। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है उससे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल रहता है, नियत रहता है, अनुपात निश्चित रहती है, स्थिर रहता है, यानी ना तो ये बढ़ता है ना तो ये घटता है, ना तो ये बढ़ता है। क्योंकि दोनों को असंतुलन होने से पर्यावरण में हम लोग के जीवधारियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कंट्रोल रहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। तो ये था 2 लाभ। तो देखिए, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है, जबकि रासायनिक पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ध्यान से एक बात सुनिए, सूर्य के अंदर भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, लेकिन इसे रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहा जा सकता। यह जो है ऊर्जा का विशाल स्रोत है और यह ऊर्जा का एकदम सूक्ष्म स्रोत है, बहुत कम मात्रा। तो यह जो है अक्षय ऊर्जा है, मतलब कभी क्षय नहीं होता है, नष्ट नहीं हो सकता। इसको नष्ट होने में लाखों करोड़ों वर्ष लगेगा और यह ऊर्जा आपको बहुत कम समय में नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है और इसको अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। तो ये था दोनों में अंतर। और भी एक अंतर है, इस ऊर्जा का सीधा प्रयोग केवल स्वपोषी करता है, जबकि इस ऊर्जा का सीधा प्रयोग सभी प्रकार के जीवधारी करते हैं। तो ये बहुत सारा इन दोनों में भेद है, अंतर है। आइए हम इन सभी अंतरों को यहाँ पर लिखते हैं, गौर से सुन करके याद करेंगे। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने दोनों का अंतर लिख दिया गया है। यह ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, मतलब नष्ट नहीं हो सकता है, और यह क्षय स्रोत है, कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाएगा। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है, जबकि रासायनिक पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है। यह नवीकरणीय स्रोत है, इसका बात हम लोग आगे चल कर करेंगे। और यह अनवीकरणीय है, मतलब जिसका भंडार सीमित है, कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएगा, कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, अनवीकरणीय कहलाता है। और जिसका भंडार असीमित है, कभी समाप्त खत्म नहीं हो सकता है, उसे नवीकरणीय कहते हैं। तो इसका बात हम लोग और डिटेल से करेंगे, इस पर और बात है, सिर्फ इतने नहीं, हम छोटे से बातों में आपको समझने के लिए बता दिए कि इसका भंडारण सीमित है और इसका भंडारण असीमित है, कुछ समय में, कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएगा और ये समाप्त नहीं। ठीक है, तो ये आप लोग को क्वेश्चन का जवाब रहा। देखिए विद्यार्थी, आपके द्वारा किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन को किया था, मैं उसका जवाब दे दिया, परंतु मैंने इसके बारे में पहले समझाया नहीं। आइए मैं इसको फिर से समझा देता हूं। पीत, आप लोग को बताया गया था कि यकृत के बगल में पीत नली होती है और उसी में पित्ताशय जुड़ा रहता है, जिसके अंदर पित्त जमा होता है। तो वह पित्त जो होता है भोजन की अम्लता को नष्ट करता है। पित्त जो होता है अम्लीय भोजन को नष्ट कर देता है और उसे क्षारीय बना देता है। अम्लीय भोजन को नष्ट कर क्षारीय बनाता है तथा जो तैलीय अथवा वसा दोनों को घुला देता है। अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है, तैलीय और वसा वाले पदार्थों को घोल देता है। तो घोलने के इसी क्रिया को इमल्सन का बनना कहते हैं। फिर से अपने शब्दों में इसे समझिए। अम्लीय
भोज्य पदार्थ को क्षारीय बनाना, वसा और तैलीय पदार्थ को घुलाना इमल्सन का बनना कहते हैं। और यह करता कौन है? तो पीत करता है। क्या करता है? पीत। एक क्वेश्चन एक विद्यार्थी ने और किया है, कर्मानुकुंचन क्रिया क्या है? आइए हम लोग कर्मानुकुंचन क्रिया के बारे में समझते हैं, इसके बाद मैं आपको बताता हूं। आप लोग को आहार नली में बड़ी आंत और छोटी आंत को इस प्रकार से बनाए थे तरंग के रूप में। बड़ी आंत में तरंग के रूप में संरचना बनाया गया था इस प्रकार से, फैलना और सिकुड़ना, फैलना और सिकुड़ना, फैलना और सिकुड़ना। फैलने और सिकुड़ने के इस क्रिया को ही कर्मानुकुंचन क्रिया कहते हैं। इससे लाभ क्या है? तो इससे यही लाभ है कि जो भोजन होता है, भोजन खाना जो आहार नली में आ गया, यही बन जाता है मल। जब पचता है तो पाचन की क्रिया तो आपको बताया गया था, पक्वाशय से शुरू हो जाता है। ऐसे भोजन के पाचन क्रिया जब भोजन को चबाते तो वहीं शुरू होता है, लेकिन इसका भोजन का पचने की क्रिया पूर्ण रूप से पक्वाशय से शुरू होता है और पूरा पाचन क्रिया हो जाता है छोटी आंत के इलियम में। तो ये पचा हुआ भोजन और भोजन आगे की ओर खिसकता है। देखिए आगे की ओर खिसकते जाता है इसी क्रिया के द्वारा। यदि आहार नली के अंदर कर्मानुकुंचन क्रिया नहीं होती तो पचे हुए भोजन आगे की ओर खिसकता नहीं। तो आगे की ओर बढ़ाने का काम, भोजन को ऊपर से नीचे मलद्वार मलाशय में लाने का काम कर्मानुकुंचन क्रिया के द्वारा होता है। तो इस बातों को याद रहे। यदि पूछे कर्मानुकुंचन से क्या लाभ है तो आपका जवाब रहेगा पचे हुए भोजन आगे की ओर बढ़ता है, खिसकता है और मलाशय में जाकर जमा होता है। यदि यह क्रिया नहीं होती तो हमारे शरीर में भोजन जहां लेते, मुंह में लेते हैं, चबाते हैं, गलेट में ले जाकर जिह्वा से उसे ठेलते हैं, तब आपको आमाशय में पहुंचता है जहां 4 से 5 घंटा रहता है। वह भोजन धीरे धीरे पचने की क्रिया शुरू हो जाती है और जब पचने की क्रिया से प्रारंभ होकर के अग्नाशय अपनी से होते हुए बड़ी आंत और छोटी आंत, पहले छोटी आंत में तब बड़ी आंत में पहुंचता है, तो आगे की ओर इसी क्रिया की मदद से फैल बढ़ती है। अन्यथा आपका भोजन ऊपरी में रह जाता और पाचन क्रिया नहीं होता। इसलिए विद्यार्थी इस कर्मानुकुंचन क्रिया के हम फिगर पर समझाते हैं, समझाए हैं, लिखाते हैं। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन कर्मानुकुंचन क्या है, इसके क्या लाभ है। तो पहले आहार नली, उसमें उत्पन्न तरंग का फिगर बनाया गया है। इस तरंग के कारण वो सिकुड़ता है और फैलता है। सिकुड़ने फैलने से 2 लाभ होती है। लाभ नंबर पहला, जो भोजन होता है या मल होता है, जो भी बोलिए, चूंकि भोजन ही बन जाता है पच करके मल, तो पचा हुआ भोजन आहार नली में वो आगे की ओर खिसकते जाता है, खिसकते जाता है और जा करके मलाशय में जमा होता है, पहला। दूसरा लाभ है, पाचक रस के साथ वो भली भांति आसानी से मिश्रण होते हुए आगे बढ़ता है ताकि पचे भी, आप पचते चला जाए। क्योंकि सबसे अधिक पाचन की क्रिया छोटी आंत की इलियम में होती है, तो मिश्रण भी तैयार होता है और पाचन की भी क्रिया होती है और आगे की भी बढ़ना होता है। तो ये 3 काम उसके अंदर होती है, आहार नली के अंदर। अब देखिए, आहार नली में एक प्रकार के तरंग उत्पन्न होती है जिसके कारण वह फैलता और सिकुड़ता है। ये
तरंग स्वयं अपने आप उत्पन्न होती है और उसी के कारण वो फैलता है। और क्या होता है? सिकुड़ता। जब फैलता और सिकुड़ता है तो भोजन को नीचे खिसकने के लिए रास्ता होती है। तब भोजन या मल यहाँ लिख दिया गया है, आगे की ओर खिसक कर मलाशय में जाकर जमा होता है। और आपने पढ़ा कि जब मलाशय पूर्णतः भर जाती है तब मल द्वार के पास वो दाब डालता है, तब हमें मल त्याग करने की सहानुभूति होती है। तो इस क्वेश्चन के साथ बायोलॉजी का इस अध्याय खत्म होता है। आप लोग को बताए थे जैव प्रकर्म के अंतर्गत 4 गो अध्याय बनाया गया है। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, इन चारों में से एक खत्म हुआ। इसमें कुछ मौखिक क्वेश्चन था, थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन था, जिसका वीडियो आज मैंने भेज रहा हूं। और यदि कोई बच्चों को इस चैप्टर से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न मन में हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जा कर करके लिखिए, हमें कमेंट कीजिए, पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। और वीडियो को पूरा से पूरा देखिए और अधिक समझने के लिए पीछे वाला वीडियो को अवश्य देखें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत ऐसे बच्चे हैं ध्यान कम दे रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था, यदि आपका रिलेशन वीडियो से टूटा तो मेरा रिलेशन आपसे टूट जाएगा। इसलिए बात को याद रहे। इस रिलेशन को बनाए रखने के लिए वीडियो से जुड़ा रहें, देखते रहें। बहुत ऐसे विद्यार्थी है जो काफ़ी बेहद मेहनत कर रहा है। इस लॉकडाउन में कब तक आपकी क्लास की पढ़ाई बंद रहेगा, मैं आज इस वीडियो के जरिए बताता हूं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2, 4, 5, 10 दिन के बाद खुल भी सकता है या फिर से बंद हो सकता है। इसलिए आपको पढ़ाई से जुड़े रहने का यही एकमात्र अभी के लिए सुविधा है। और आप इस सुविधा के लाभ नहीं उठाएंगे तो जिंदगी भर पछताएंगे। इस बात को आप याद रख लें। आप घर में हैं और अच्छी बात है, सुरक्षित है, अपने गार्जियन के साथ है और अपने आप को पढ़ने का बेहद अच्छा मौका है। घर बैठे वीडियो मिल रहा है, बिना रूटीन के वीडियो मिल रहा है। जखने मन हुआ, जखने आपको फुर्सत टाइम मिला, तखने आप पढ़ सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। बनल बनावल खाना मिल रहा है, साफ सुथरा बेड मिल रहा है, तो पढ़ाई की इतना अच्छा सुविधा मिल रहा है, इसके बावजूद भी आप नहीं पढ़िएगा तो अपने हाथ जलाइए, रोटी बनाइए और खाना नून रोटी खाइए। इसके बाद भी नहीं पढ़िएगा तो तीसरा तो अभी हमारे पास जवाबे नहीं है। आप लोग जवाब भेजिए तो मैं फिर आपको दोबारा भेजूंगा जिनको जानकारी नहीं। तब तक के लिए इस चैनल को दूसरे तक शेयर करें। कभी मैंने नहीं बोला कि शेयर नहीं करें, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि बहुत अभी बच्चे हैं जो नहीं जान रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मोबाइल नंबर नहीं दिया गया था आप लोग को। इसलिए अधिक से अधिक बच्चों को, अपने साथियों को शेयर करें, चाहे जिस गांव का हो, जिस राज्य का हो। यदि इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, जिस गांव घर कहीं का भी हो, उन सभी को बताने की कोशिश करें। सब पढ़े, सब बढ़े, तब मेरा देश बढ़े। जय हिंद।